ग्रुप। तीन लोग तत्वों में 15वां वर्ग, जिसमें हमने उनके सामान्य गुण, अभिक्रियाएं और अमोनिया डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे डाई नाइट्रोजन और नाइट्रिक अम्ल। ये दो ही टॉपिक आपके पेंडिंग है 15 फैमिली के अंदर। 15 फैमिली आपकी इसी के साथ पूरी हो जाएगी। डाई नाइट्रोजन यानी N2, डाई नाइट्रोजन यानी N2। N2 को डाई नाइट्रोजन बोलते हैं। इसमें सबसे पहले बनाने की विधियां और उसके बाद है गुण। बनाने की विधियां और गुण ये हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले बनाने की विधियां देखें तो प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में अपने देखें कि कैसे बनाते हैं डाई नाइट्रोजन। प्रयोगशाला विधि, तो 3 विधियां यहां हम बनाने की देखते हैं, जिसमें एक विधि तो आती है प्रयोगशाला विधि, दूसरी आती है एजाइड लवणों से, और तीसरी आती है अमोनियम डाइक्रोमेट से। अब पहली आती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में देखें हम कैसे बनाया जाता है नाइट्रोजन। अमोनियम लवण की क्रिया, अमोनियम लवण, जैसे मैं अमोनियम क्लोराइड ले लूं, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया, अमोनियम लवण की क्रिया नाइट्राइट लवण से करवाई जाती है। नाइट्राइट लवण से अमोनियम लवण की क्रिया नाइट्राइट लवण से करवाई जाती है। जैसे मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया और सोडियम नाइट्राइट से क्रिया करा दी। अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्राइट से, अब होगा क्या देखो। NH4 पे प्लस है, Cl पे माइनस है, Na पे प्लस है, NO2 पे माइनस है। इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा तो NaCl बन जाएगा, NaCl, और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा तो NH4NO2 बन जाएगा। तो ये प्लस इसके माइनस से जुड़ा, ये प्लस इसके माइनस से जुड़ा, तो इधर तो NaCl बन गया, इधर NH4NO2 बन गया। और जब NH4NO2 को हम लोग गर्म करते हैं तो इसमें से देखो जल निकल जाएगा। ये है NH4NO2। अब आप देखिए इसमें H कितने हैं 4, O कितने हैं 2, तो यानी 2 H2O निकल जाएंगे, जल निकल गया। H 4 है, 2 O है, जल निकल गया, बचा क्या, एक N यहाँ, एक N यहाँ, तो यानी N2 बन गई। तो इस प्रकार प्रयोगशाला में अमोनियम लवण की क्रिया नाइट्राइट लवण से करवाकर डाई नाइट्रोजन का निर्माण कर लिया जाता है। दूसरी आती है एजाइड लवण से और तीसरी आती है अमोनियम डाइक्रोमेट से। हमारी किताब में पहले अमोनियम डाइक्रोमेट वाली है, तो मैं पहले अमोनियम डाइक्रोमेट वाली बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7। अब पोटेशियम की जगह बस हमने अमोनियम लगाना है। पोटेशियम की जगह क्या लगाना है, अमोनियम, और अमोनियम होता है NH4। अमोनियम क्या होता है, NH4। तो हम क्या लिख देंगे, जहां K2Cr2O7 है वहां K की जगह NH4 लगा देंगे बस। ये बन जाएगा NH4 की ट्वाइस Cr2O7, तो अमोनियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। बस जहाँ K था वहां हमने क्या किया, NH4 लगा दिया, तो NH4 की ट्वाइस Cr2O7। अब इसको गर्म करेंगे अपन
तो अब इसमें जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो जल बनाएंगे। सेम वही बात, जैसे अमोनियम नाइट्राइड के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बना रहे थे, वैसे इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बनाएंगे। तो इसमें हाइड्रोजन 8 हो गए, 4 दूनी 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 H2O बन जाएंगे, 4 H2O, क्योंकि 4 H2O में 8 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब जल में 4 ऑक्सीजन यूज हो गए, जल में 4 ऑक्सीजन यूज हो गए। ऑक्सीजन थे कितने? 7 ऑक्सीजन थे, 7 में 4 यूज हो गए, बच्चे कितने? 3। तो 7 में ये बाहर वाला बाहर रख लो, Cr2O3 बन गया, Cr2O3। ये आपके आता है, समीकरण पूर्ण कीजिए, ऐसे कह देगा अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर, ये समीकरण आपने करनी है। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या होगा? पहले जल निकाल दो। तो हमने क्या किया? जल निकाल दिया, तो ये बच गया यहाँ NH, ये था NH4 की ट्वाइस Cr2O7। जब हमने इसको गर्म किया, जल निकाल दिया, तो H सारे चले गए, H जो थे वो सारे चले गए, और 7 में से 4 O चले गए। ये जो 7 O पड़े ना यहाँ, इसमें से 4 O चले गए, पीछे रह गए 3। तो बाहर वाला बाहर रख लो, देखो Cr2O3 एज इट इज रख लो, और अंदर बच गया N2, ये N2 बच गया। देखो इसमें से H चले गए सारे, तो ये बच गया N2, तो ये बन गया N2 प्लस 4 H2O प्लस Cr2O3। तो ये समीकरण हमारी पूरी होगी डाई नाइट्रोजन बनाने की। उसके बाद आता है एजाइड लवण। एजाइड क्या होता है? देखो एजाइड होता है, एजाइड होता है N3-, एजाइड बोलते हैं इसको, N3-। और जैसे मेरे पास सोडियम एजाइड, तो मैं इसके साथ Na जोड़ दूंगा, तो ये NaN3, ये बन गया क्या? सोडियम एजाइड। अब कहते हैं बेरियम एजाइड, तो बेरियम एजाइड क्या होगा? देखो Ba पे होता है +2 आवेश, +2, और N3 पे होता है माइनस का एक, N3 पे माइनस का एक। अब इसका जो आवेश होता है ना, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ आवेश, जैसे इसके ऊपर 2 है, वो इसके पैर में लगा देते हैं, इस साइड इसका आवेश इसके पैर में, और इस पे तो है ही एक, तो इसके पैर में एक आ जाएगा यहाँ, तो Ba के पैर में आ गया एक, और एजाइड था N3, इसके पैर में आ गया 2। वापिस देख लो कैसे, Ba+2 है, N3- है। एक तो यूं कर सकते हैं कि इसका आवेश इसके पैर में, तो N3 की ट्वाइस बन गया। अगर यूं नहीं करना तो यूं सोचे, देखो Ba+2 है, N3- है, जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होना चाहिए, जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होना चाहिए। देखो प्लस का तो है 2, प्लस का तो है कितना? 2, जबकि माइनस का है 1। तो प्लस का 2 है, तो माइनस का भी 2 ही होना चाहिए। तो -2 कैसे करेंगे? ये एक और ले लेंगे। अब देखो ये -1, ये भी -1, तो माइनस का 2 हो गया, तो क्या बन गया? BaN3 की ट्वाइस, यानी Ba तो एक ही है, Ba तो एक ही है, लेकिन N3 हमने 2 ले लिए हैं, N3 हमने 2 ले लिए हैं। तो इस प्रकार बेरियम एजाइड का फार्मूला BaN3 ट्वाइस बन जाएगा। अब इसको जब गर्म करते हैं एजाइड को, किसी भी एजाइड को जब गर्म किया जाता है, तो उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और धातु अलग हो जाता है। जैसे सोडियम धातु है, सोडियम अलग हो गया, बेरियम धातु है, बेरियम अलग हो जाएगा, लेड धातु होता है तो लेड अलग हो जाएगा। अब बैलेंस कर ले, यहाँ N कितने हैं? 3, यहाँ कितने हैं? 2, तो 3 वाले को 2 से और 2 वाले को 3 से गुना करके बैलेंस कर लेंगे। अब इसमें N कितने हैं? 6, तो यहाँ 6। तो इस प्रकार ये जो अभिक्रिया है बैलेंस हो जाएगी। ये आगे बनाने की विधि। अब आप चेक कर लें एक बार, ये देखें पहली विधि NH4Cl प्लस NaNO2। अब होगा क्या? इसका प्लस इसके माइनस यानी NaCl,
इसका प्लस इसके माइनस से, यानी NH4NO2। और जब आप NH4NO2 को गर्म करेंगे तो इसमें से जल निकल जाएंगे और एक N यहाँ, एक N यहाँ, N2 बन जाएगा। अब आता है अमोनियम डाइक्रोमेट से। अमोनियम डाइक्रोमेट से तो मैंने आपको बताया था, पहले जल निकाल लें आप, यहाँ से H, यहाँ से O निकाल दें, 4H2 आ गए। अब यहाँ 2Cr 3O बच गए तो Cr2O3 डायरेक्ट अलग कर दें और अंदर N2 बच गया तो ये N2 आ गया। अब अगर सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड वाला तो फार्मूले आपको आने चाहिए ये। क्लियर। अब कहते हैं डाइनाइट्रोजन जो है वो लगभग अक्रिय है। डाइनाइट्रोजन लगभग अक्रिय है, क्यों? क्योंकि N और N में ट्रिपल बॉन्ड होता है, दो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है, तब जाके ये तीन बंध टूट जाते हैं। अतः नाइट्रोजन अक्रिय है, जो कमरे के ताप पर क्रिया नहीं करता, ताप बढ़ा देते हैं तब इसके बंध टूट जाते हैं। क्या कहते हैं? ताप बढ़ाने पर बंध टूटने लगते हैं। अतः ताप बढ़ाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, क्योंकि अभी तो N और N में तीन बंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये तीन बंध बहुत मजबूत होते हैं। तीन बंध बहुत मजबूत होते हैं, आसानी से नहीं टूटते, इसलिए हमें यहाँ टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, जिससे ये बंध टूट जाते हैं। बंध टूटते ही क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब आते हैं धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया कैसे करेगी नाइट्रोजन? देख लो, जैसे मान लो मैं सोडियम से क्रिया करवाना चाहता हूँ या लिथियम से क्रिया करवाना चाहता हूँ, जैसे है ना, यहाँ लिथियम से कराई है, मैग्नीशियम से करवाई है, कैसे क्रिया करेगी? जो N होता है ना, N पे माइनस का 3 आवेश होता है, माइनस का 3 आवेश। कैसे? देखो N पे माइनस का 3 कैसे है? नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक मास 1s2 2s2 2p3। अब इसके बाह्य कोश में देखो तो 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे में 2, p में 3, ऐसे में तो 2 है। अब आप देख सकते हैं बाह्य कोश मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो ऐसे में तो है 2 और p में है 3, तो टोटल कितने हो गए? 5। और अष्टक का नियम कहता है कितने होने चाहिए? 8। 8 हो पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अभी 5 है और होने कितने चाहिए? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करेगा? ये 3 ग्रहण करेगा। जब नाइट्रोजन N 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इस पे माइनस का 3 आवेश आ जाएगा, तो ये बन जाएगा N-3। क्लियर। अब देखें हम, Li पे है प्लस का 1, N पे है माइनस का 3, तो मैंने अभी बताया आपको कि इसका आवेश इसके पैर में ले जाते हैं, इसका आवेश इसके पैर में ले जाते हैं। नहीं तो सीधा सोचो कि ये प्लस का 1, ये माइनस का 3, तो जितना माइनस, प्लस माइनस बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस बराबर होना चाहिए, जितना प्लस है उतना ही माइनस होना चाहिए, जितना माइनस है उतना ही प्लस होना चाहिए। अब Li पे प्लस का 1 है और N पे माइनस का 3 है, तो जब ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 होना चाहिए, और प्लस का 3 करने के लिए हम इसको 3 बार लिख लेंगे, क्योंकि एक पे तो प्लस का 1 है, तो अगर हम 3 करना चाहते हैं तो इसको 3 बार लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको 3 बार लिख लेंगे, Li प्लस Li प्लस Li प्लस। तो Li कितने हो गए? 3 और N हो गया 1, Li3N बनेगा। उसके बाद बैलेंस कर देंगे तो आप देख सकते हैं Li3N बनाया हुआ है, Li3N। क्लियर। ऐसे ही देखो, अब Mg पे होता है प्लस का 2, Mg पे होता है प्लस का 2 और N पे होता है माइनस का 3। थोड़ा सोचोगे ना, समीकरण अपने आप चलेगी। अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, तो या तो सीधा सोच लो कि Mg के पैर में N का आवेश लगा देंगे और N के पैर में Mg का आवेश लगा देंगे तो भी बन जाएगा। अगर यूं ही सोचना तो जितना प्लस उतना माइनस सोच लो। जैसे Mg पे कितना है? प्लस का 2, N पे कितना है? माइनस का 3। कैसे बराबर करोगे बताओ भाई? Mg पे प्लस का 2 है, N पे माइनस का 3 है, कैसे बराबर करोगे प्लस माइनस?
स्टूडेंट माइक ऑन करके रिप्लाई करें। Mg पे प्लस का 2 है, N पे माइनस का 3 है, कैसे बराबर करें प्लस माइनस? मैग्नीशियम को 3 बार लिख लेंगे और हो जाएगा बराबर। फिर मैग्नीशियम को 3 बार लिखते बराबर हो गया। नाइट्रोजन 1 बार लिखो, N को 2 बार, बिल्कुल। हाँ, हम क्या करेंगे, मतलब कि 2 वाले को 3 से गुना कर दो और 3 वाले को 2 से गुना कर दो। सही है, 2 वाले को 3 से और 3 वाले को 2 से, यानी Mg3N2। या Mg को 3 बार लिख लेंगे, Mg को 3 बार लिख लेंगे और N को 2 बार लिख लेंगे तो भी बराबर हो जाएगा। तो यानी Mg 3 हो जाएंगे और N 2 हो जाएंगे, तो Mg3N2 बन जाएगा। तो इस प्रकार ये नाइट्रोजन पूरा हो गया हमारा। और यूज इसका क्या है, अक्रिया वातावरण उत्पन्न करने में, जैविक व खाद्य सामग्री के परिरक्षण में। जो मार्केट में चिप्स की थैलियां आती हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ये जो चिप्स आते हैं पैकिंग वाले, इनमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। उसके बाद क्रायो सर्जरी में, क्रायो सर्जरी अति निम्न ताप पर क्रायो सर्जरी में ऑक्सो अम्ल जैसे हाइपोनाइट्रस अम्ल, ये फार्मूला याद रखना हाइपोनाइट्रस का, H2N2O2, नाइट्रस अम्ल HNO2 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाने में। अब अपने पास नाइट्रिक अम्ल, हमारा लास्ट टॉपिक है 15वीं फैमिली का हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। नाइट्रिक अम्ल क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल जो है, इसको बनाने के लिए हम कौन कौन सी विधियां काम में लेते हैं वो देखें। इसमें ओस्टवाल्ड विधि इंपॉर्टेंट है, ओस्टवाल्ड प्रक्रम। लेकिन ऊपर वाली देख लें तो सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 की क्रिया H2SO4 से करवाई है। सेम वही चीज है, प्लस माइनस से एक्सचेंज करना है। देखो जैसे NaNO3 प्लस H2SO4। अब Na पे +1, H पे +1, NO3 पे -1, SO4 पे -2। तो हम क्या करेंगे, अब आप एक चीज ये भी ध्यान रखना, दोस्तों सिंपल सी बात है, इधर वाला प्लस इधर ले जाओ और इधर वाला प्लस इधर ले आओ, बस। जैसे भी किया था हमने पिछली समीकरण में भी एक में किया था, शुरू शुरू में हमने जब बनाने की विधि की, जो हमने प्रयोगशाला विधि की थी नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो उसमें हमने ये किया था नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। अभी आपको क्लियर कर देता हूं। अभी नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि की थी अमोनियम लवण वाली, NH4Cl वाली, जो सबसे पहले ये वाली थी, देखो ये वाली। तो हमने क्या किया, इसमें इसका जो प्लस था, जो इसका प्लस था वो इस साइड लिख दिया था, इसका प्लस इस साइड, इसका प्लस हमने इस साइड लिख दिया। यहां देख सकते हैं आप, यहां लिखा हुआ है इस जगह। और जो इसका प्लस था, इसका प्लस वो इस प्लस की जगह लिख दिया, N यहां ले आए। तो जो NH4Cl के साथ था, उस NH4 को तो हम ले गए यहाँ NO2 के साथ, और जो NaNO2 के साथ था उस Na को हम ले गए Cl के साथ। यानी इधर वाला प्लस इस साइड कर दिया और इधर वाला प्लस इस साइड कर दिया। सेम ऐसे ही वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है। वो अब जो विधि हम पढ़ रहे हैं वो आप देखें क्या मेथड है। तो अब इसका प्लस इसकी जगह और इसका प्लस इसकी जगह ले आओ, तो आप देखो Na की जगह H आ जाएगा, तो ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन गया, देख लो। और Na चला जाएगा H की जगह, तो ये बन जाएगा NaHSO4। क्योंकि यहाँ 2 H है ना, तो एक H चेंज कर लोगे, क्योंकि Na पे प्लस का एक है, H पे भी प्लस का एक है, तो प्लस एक की जगह प्लस एक चला जाएगा, तो HNO3 और NaHSO4 बन जाएगा। अब सेम वही चीज यहाँ है, देखो
KNO3 और H2SO4, K पे प्लस का एक है, H पे भी प्लस का एक है, तो H को तो इधर ले आओ K की जगह, तो HNO3 बन जाएगा, और एक H की जगह K आ जाएगा, या 2H है ना, एक H की जगह K आ जाएगा, KHSO4 बन जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार ये प्रयोगशाला विधि आ गई नाइट्रिक अम्ल बनाने की। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, बेस क्या है, मेथड क्या है, वो मेथड मैं आपको क्लियर करता हूं सारा। देखो, नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ओस्टवाल्ड विधि, प्रयोगशाला तो अभी पढ़ी हमने NaNO3 वाली। अब नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि, इसमें क्या किया जाता है, अमोनिया का ऑक्सीकरण किया जाता है। अमोनिया का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन से क्रिया PTRH की उपस्थिति में, जिसे हम गोज उत्प्रेरक कहते हैं। गोज उत्प्रेरक अभी रीड भी करवा दूंगा, पर एक बार समझ लें, जिसे हम गोज उत्प्रेरक कहते हैं। तो अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन से करवा दी। अब होगा क्या, देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के NO बना देंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के H2O बना लेंगे। बैलेंस इसको आप कर लेना, बराबर कर लेना संख्या। मैं बेस आपको बता देता हूँ सारा, संख्या आप बराबर कर लेना, क्योंकि बैलेंस करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। आप 12th में पढ़ रहे हैं, तो बैलेंस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना समीकरण क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। तो N जब O से जुड़ा, N जब O से जुड़ा तो NO बन गया, और H जब O से जुड़ा तो H2O बन गया। अब NO ने फिर O2 से क्रिया की, ये वाली O2 से फिर क्रिया की, और NO2 बन गया। NO ने फिर ऑक्सीजन से क्रिया की, NO2 बन गया। NO2 जल से क्रिया करके, NO2 जल से क्रिया करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना देता है, और साथ में NO वापिस बन जाता है। NO2 जब जल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल और NO। अब हमारी किताबें कहती हैं कि NO को चक्रीय प्रक्रम में ले जाते हैं। चक्रीय प्रक्रम का क्या मतलब होता है, देखो, NO को मतलब वापिस यहाँ ले जाएंगे इस जगह, फिर इसकी O2 से क्रिया करवाएंगे, फिर ये NO2 बनेगा। NO2 की क्रिया फिर जल से होगी, HNO3 बनेगा, और साथ में वापिस NO बन जाएगा। HNO3 बना, साथ में वापिस NO बन गया। NO को फिर चक्रीय प्रक्रम में ले आएंगे। इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल जो है वो चलता रहेगा। तो ये ओस्टवाल्ड विधि थी नाइट्रिक अम्ल बनाने की। अब आप चेक कर ले, आपको रीड करवा देता हूँ। अब देखिए, आप सबसे पहले अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन से करवाएगी, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके NO, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना। बैलेंस आप कर लेना। अब NO का क्या हुआ, O2 से क्रिया करके NO2 बना गया। अब NO2 ने जब जल से क्रिया की तो HNO3 बन गया, साथ में क्या बना, NO। अब NO को ले गए कहा, चक्रीय प्रक्रम में। NO पुनः चक्रीय प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाता है, यानी NO को वेस्ट नहीं जाने देते, NO को वापिस यहाँ ले आते हैं इस चक्रीय प्रक्रम। तो NO वापिस चक्रीय प्रक्रम द्वारा NO2 बनाता है। तो ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि थी। अब आती है समीकरण। समीकरणों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला तो आता है अम्लीय प्रकृति। तो ये तो पता ही अपने को कि जल में H+ दान कर देता है, इसलिए अम्लीय। तो इससे क्वेश्चन नहीं निकलता है। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। आपके पास नाइट्रिक अम्ल का क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आने वाला है। अब मैं आपको धातुओं से विक्रिया, ये चारों समझा रहा हूं, और अधातुओं से एक समीकरण समझाऊंगा। चार लिखी हुई हैं, ये एक समझाऊंगा, सल्फर वाली, और बाकी आपने करके देखनी है, और होनी चाहिए। नहीं होती है तो आप बिल्कुल कॉल कर ले, आप निश्चिंत रहें, कॉल कर लें, मैसेज भेज दें,
या फिर कल जब हम क्लास लेंगे तो कल आप अपना डाउट रख ले, मैं आपको क्लियर करूंगा। तो धातुओं से विक्रिया और अधातुओं से विक्रिया दोनों विक्रियाएं हम डिस्कस करेंगे। धातुओं वाली मैं चारों करा रहा हूं, अधातुओं वाली एक ही कराऊंगा सल्फर, बाकी 3 आपने करके देखेंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, सांदर HNO3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। चाहे धातु से क्रिया करे और चाहे अधातु से क्रिया करे, हमेशा NO2 बनाता है। हमेशा क्या बनाता है? NO2। आप देख सकते हैं, देखो ये सांदर HNO3 है, इधर NO2 बने, देखो ये तनु है, ये वाला तनु है, तो उधर NO2 जरूरी नहीं है, लेकिन ये सांदर है तो इधर NO2 ही बने। अब देखो अधातु तनु से क्रिया करती नहीं होती है, अधातु सांदर से क्रिया करती होती है। अब मतलब ये सांदर ही है सारे, ये सारे सांदर है। आप सारों में इधर देखें NO2 है, देखो तो सांदर HNO3 चाहे धातु से क्रिया करे चाहे अधातु से क्रिया करे, हमेशा NO2 ही बनाएगा। इस चीज को नोट कर, क्लियर। और अधातु जो होगी ये उसे उसके ऑक्साइड में बदल देगा। जैसे कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसे कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। या आप और कह सकते हैं, ऑक्साइड कह सकते हैं, जैसे IO3 है ना, HiO3 है ना, IO3 माइनस है ये, एक्चुअल में ऑक्साइड है ये। H2SO4 है ना, वो SO4-2 है, ठीक है। H3PO4 है, वो PO4-3 है, ऑक्साइड आयन में बदल देता है ये। या आप यूं भी कह सकते हैं कि ऑक्साइड आयन अगर नहीं याद रखते तो आप लिख सकते हैं इसकी जगह, जैसा आपकी बुक में बताया है, या तो ये आयन तैयार करें या आपकी बुक के अकॉर्डिंग तैयार करें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? हम लिखेंगे कि जब भी सांदर HNO3 अधातु से क्रिया करता है तो उसे संगत अम्ल में बदल देता है। संगत अम्ल में, जैसे कार्बन है तो उसको कार्बोनिक अम्ल में, फास्फोरस है तो उसको फास्फोरिक अम्ल में, सल्फर है तो उसको सल्फ्यूरिक अम्ल में, आयोडीन है तो उसको आयोडिक अम्ल में। ये है धातु है। आयोडीन है तो आयोडिक अम्ल, सल्फर है तो सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरस है तो फास्फोरिक अम्ल, और कार्बन है तो कार्बोनिक अम्ल। अब कार्बन वाला एग्जांपल देखो आप, ये कार्बन है और यहाँ CO2 बनी है ना कि कार्बोनिक अम्ल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, कोई भी CO3 हो उसमें से CO2 बाहर निकल जाती है। तो इस CO3 में से CO2 बाहर निकल गई, CO2 बाहर निकल गई, तो CO2 इसलिए यहाँ दिखाई हुई है। आप चाहे H2CO3 दिखा दें चाहे CO2 दिखा दें, वो सेम बात है। क्योंकि जो कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3 होता है, इसमें से CO2 रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है और H2O प्लस CO2 बनता है। तो ये CO2 यहाँ बाहर निकल जाती है, क्लियर। अब 1 बाई 1 मैं आपको इक्वेशन क्लियर कर रहा हूँ। पहले सांदर HNO3 वाली समझा रहा हूँ, फिर तनु वाली समझा दूंगा। सांदर HNO3, तो ये ध्यान रखना कि हमेशा NO2 ही बनेगा, हमेशा NO2 ही बनेगा जब भी सांदर HNO3 लेते हैं। अब ये समीकरण गौर से समझ लेना, मैंने आपको 2 वीडियो ग्रुप में भेजी थी और मैंने आपको कहा था कि इससे रिलेटेड ये वीडियो देख लेना। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरे से पर्सनली लिंक मंगवा सकता है, या जो ग्रुप में ऑलरेडी पहले से ऐड है तो वो ग्रुप में देख सकता है। ये वीडियो मैंने भेजी हुई है ग्रुप के अंदर। जो स्टूडेंट ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो मेरे से पर्सनली इसका लिंक मंगवा लें। अब देखो, जैसे जिंक प्लस सांदर HNO3, कॉपर प्लस सांदर HNO3, और सल्फर प्लस सांदर HNO3। और सांदर HNO3 जब भी लिया है तो इधर NO2 तो आप पहले से ही लिख लें।
सांद्र HNO3 आ गया तो NO2 बनेगी बनेगी। और क्योंकि सल्फर अधातु है तो अधातु के साथ अम्ल बनता है, तो इस प्रकार यहां बन गया H2SO4। H2SO4 पहले अधातु वाला ही देख लें, H2SO4। अब बराबर करें इसको, पहले तो संख्या बराबर कर ले। S कितने हैं 8, यहाँ कितने हैं 1। देखो ये समीकरण आती है पेपर में, आप पुराने सालों के पेपर देखे तो ये समीकरण पूछी ही होगी, और ये समीकरण हजारों में से एक जना करके आएगा, ये मैं आपको बता दूं। 100 में से भी एक नहीं कहूंगा मैं, हजारों में से एक जना। अब सल्फर से सल्फ्यूरिक, क्योंकि इतने रट्टे नहीं लग सकते, आपको बता दिया गया कि सांद्र HNO3 जब भी आएगा NO2 बनेगा, और अधातु है तो उसका अम्ल बना दो, जैसे सल्फर है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना दो, जैसे हमने बना दिया। अब बैलेंस कर लें, देखो जैसे यहाँ S कितने 8, तो यहाँ 8 कर देंगे, S8, SS बराबर हो गए। अब N देख ले, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, बराबर। अब आप आवेश का पता लगाएं, आवेश का, तो यहाँ 0 आवेश है, S पे कितना है 0। कैसे देख लो, समझा भी देता हूं। S 8 है, मानना S का आवेश X, मानना S का आवेश X, तो 8 है तो 8X बराबर कुल आवेश, कुल मतलब जो इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर ना प्लस है ना माइनस है, यानी 0 है, तो 8X बराबर 0। तो कॉमन सी बात है कि X बराबर भी 0, इसका मतलब इसमें 0 आवेश। ऐसे अगर हम H2SO4 में देखें, H2SO4 में S पे आवेश देखें, तो H पे होता है प्लस का 1, तो ये हो गया प्लस के 2। सल्फर का हो गया X, O पे होता है माइनस का 2, और क्योंकि O 4 है तो 1 O पे माइनस का 2, तो 4 O पे माइनस का 8 बराबर पूरे पे आवेश 0, तो X माइनस 6 बराबर 0, तो X बराबर प्लस 6। तो इस प्रकार यहां आ गया प्लस 6। एक S पे प्लस का 6, ये वीडियो मैंने भेजी हुई है पहले। एक S पे प्लस का 6, आपके पास 8 S है, तो एक S पे प्लस का 6 है, तो 8 S पे इंटू 8 यानी प्लस का 48 हो जाएगा, प्लस का 48 हो जाएगा। तो एक S पे है प्लस का 6, तो 8 S पे हो गया प्लस का 48। अब आप HNO3 में देखें तो N पे देखना है, N पे है यहाँ प्लस का 5, और यहाँ है प्लस का 4, प्लस का 5 प्लस का 4, तो कितने का परिवर्तन हुआ, प्लस 5 से प्लस 4 में 1 का। तो यहाँ देखो प्लस 5 से प्लस 4 में 1 का परिवर्तन हुआ, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आया, और 0 से 48 में 48 का परिवर्तन हुआ, तो यहाँ 48 इलेक्ट्रॉन आए। प्लस 5 से प्लस 4 में 1 का परिवर्तन हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और 0 से प्लस 48 में 48 का परिवर्तन हुआ तो वहां 48 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ही आपने बराबर करने हैं। अब यहाँ 48 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 48 है, ये 1 है, तो 1 वाले को 48 से गुना कर दो, 48 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो पहले तो ये बेस आपको पता होना चाहिए, अगर ये बेस क्लियर है तो आपकी समीकरण हो जाएगी। अब वापिस देख ले कैसे, फिर क्लियर कर देता हूं। S8 प्लस सांद्र HNO3 इक्वल टू H2SO4 प्लस NO2। अब आप आवेश पहले तो बराबर कर ले, S8 है तो 8 कर दे। अब यहाँ 0 है, यहाँ प्लस 48 हो गया, 48 क्यों हो गया, क्योंकि 1 पे 6 है तो 8 पे 48 हो गया, तो 48 का परिवर्तन आया, तो यहाँ 48 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ प्लस 5 है, यहाँ प्लस 4 है, 1 का परिवर्तन आया तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसमें 48 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 48 होने चाहिए, तो इसलिए इसको 48 से गुना कर दिया। तो इस प्रकार ये आवेश बराबर हो जाएगा, 48 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। अब आप H या O में से कोई चीज मर्जी बराबर कर लो, आपकी समीकरण पूरी हो जाएगी, जो मर्जी बराबर कर लो। जैसे अब देखो यहाँ कितने H हैं, इस तरफ है 48H, 48H, यहाँ कितने H आ गए, 16H आ गए, पीछे कितने रह गए, 32 रह गए।
वापिस देख लो, यहाँ 48H है, यहाँ कितने आ गए 16, पीछे कितने आ गए 32, 32 रह गए ना, तो 16H2O बना दो, 16H2O, 16 दूना 32H पूरे हो गए, O अपने आप पूरे हो जाएंगे। अब समीकरण क्या बनी देखो, S8 प्लस 48HNO3। इस वीडियो को रिपीट जरूर करना, विद इन 12 आवर्स आपके पास आ जाएगा, इसको रिपीट जरूर करना। बहुत ही आपको जो मेथड दिया है मैंने उसमें गलती होने की संभावना नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना, इसलिए इस वीडियो को रिपीट जरूर कर लीजिएगा। तो S8 प्लस 48HNO3 आएंगे। अब आप देख के देखो, यहाँ देखो S8 प्लस 48HNO3 है, समझ आ गया है? S8 प्लस 48HNO3 आएंगे यहाँ। तो इस प्रकार से आपने समीकरण जो है वो पूरी करनी है आवेश को देखते हुए। बाकी की ट्राई करनी है, 3 समीकरण आपके पास हैं, वो ट्राई करनी है आपने, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कोई। अब अपने देखें और एग्जाम्पल देखें धातुओं वाला भी, जैसे कॉपर है, कॉपर के साथ अभिक्रिया है, कॉपर के साथ Cu के साथ, तो Cu के साथ अपने को समीकरण करनी है, कॉपर के साथ अपने को अभिक्रिया करनी है, तो कैसे करेंगे देखो। कॉपर के साथ अभिक्रिया, कॉपर के साथ समीकरण कैसे करेंगे, या जिंक के साथ सांद्र HNO3 वाली कोई सी देख लो दोनों में से। तो जैसे मैं कॉपर या जिंक वाली कोई उठा लेता हूँ, Cu प्लस सांद्र HNO3। अब पहली चीज तो ये कि सांद्र HNO3 से तो NO2 बनेगा। अब कॉपर का क्या होगा, Cu से बन जाएगा Cu प्लस 2, Cu प्लस 2, Cu प्लस 2, और जिंक से बनेगा Zn+2, Cu से बनेगा Cu प्लस 2, और इधर है NO3 माइनस, NO3 माइनस। अब वही बात, इस ये जब प्लस बन जाएगा तो इसके माइनस से जुड़ जाएगा, ये जब प्लस बन जाएगा तो इसके माइनस से जुड़ जाएगा। Cu प्लस 2 है, NO3 पे माइनस है, तो इसका आवेश इसके पैर में लगा दो, तो CuNO3 की ट्वाइस बन जाएगा, CuNO3 की ट्वाइस। अब यहाँ देखो बराबर करो पहले, तो Cu एक है, Cu एक है, इसमें N एक है, इसमें भी N एक है। अब यहाँ Cu पे 0 था, यहाँ Cu पे प्लस 2 था, 2 का परिवर्तन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ N पे प्लस का 5 है, अभी पढ़ा था ये तो हमने, यहाँ N पे प्लस का 5 है, यहाँ N पे प्लस का 4 है, तो 1 का परिवर्तन आया, 1 का परिवर्तन आया, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आया। अब क्योंकि इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और इधर 1 इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसको हम 2 से गुना कर लेंगे ताकि इधर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ हो गए। क्लियर? अब देखो आप, ये तो पूरे हो गए, बराबर है, इसमें 2N है, इसमें भी 2N है, लेकिन यहाँ 2 NO3 और आए थे, देखो यहाँ 2 NO3 और आए थे, तो इन 2 NO3 के लिए मेरे को 2 HNO3 और लेने होंगे, क्योंकि NO3 किससे आया, HNO3 से आया। फिर देख लें एक बार, रिपीट करता हूं मैं, देखो Cu प्लस सांद्र HNO3 इक्वल टू CuNO3 की ट्वाइस प्लस NO2। अब सीधा ही देख ले कि ये Cu एक है, ये Cu एक है, ये जो 2 NO3 आए हैं ना, ये 2 HNO3 से आए हैं, तो 2 HNO3 आप पहले ही लिख ले, ये वाले दोनों NO3 इसमें चले गए। क्लियर? अब इस पे N पे प्लस का 5 है और इस N पे प्लस का 4 है, 1 का परिवर्तन हुआ तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ Cu पे 0 है, यहाँ Cu पे प्लस 2 है, 2 का परिवर्तन हुआ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 करने के लिए हमने 2 से गुना कर लिया, तो इस प्रकार ये 2 से गुना हो गया। अब H बराबर करने हैं, बस काम आपका पूरा है। तो H गिन लो कितने, 2 और 2 4, 2 और 2 4 H है, 4 H है, तो आप 2 H2O लगा दो, समीकरण पूरी होगी। ये लो, तब टोटल HNO3 देख लो कितने हो गए, 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, 4 हो गए।
टोटल 4 HNO3 हो गए। अब आप देखो, रट्टा नहीं मारना है आपने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये वाली समीकरण है Cu प्लस 4 HNO3 इक्वल टू CuNO3 की ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, ये पूरी होगी अभिक्रिया आपकी। आप समीकरण देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली सेम टू सेम जिंक वाली भी यही होगी, क्योंकि Zn से बनेगा Zn+2 और Zn+2 जब NO3 माइनस से क्रिया करेगा तो ZnNO3 की ट्वाइस बनेगा, ZnNO3 की ट्वाइस बनेगा। तो अब आप वही सेम बात है, बस Zn जो है वो Cu की जगह आ गया। जहां पहले आपने Cu लिखा था वहां Zn लिख दे, बाकी 4 HNO3 पहले लिए थे, 4 अब आ जाएंगे, 2 NO2 बने थे, 2 ही यहाँ बनेंगे, 2 H2O बचे हैं, 2 ही यहाँ बचे। ये सेम टू सेम अभिक्रिया आपकी आएगी Zn और Cu वाली। चेक कर लो 4 HNO3 है या नहीं है, वो और क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये शानदार HNO3 वाली देखना सिर्फ, तो Cu प्लस 4 HNO3, CuNO3 की ट्वाइस 2NO2 प्लस 2H2। Zn के साथ जब शानदार HNO3 कहेंगे तो 4 HNO3 आएंगे, देखो, तो ये 2 NO2 बन गए साथ। तो इस प्रकार तनु वाली एक बार ड्रॉप कर दे, कल कर लेंगे हम लोग, जल्दबाजी नहीं है हमें कोई, आप निश्चिंत रहे, जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। आपको समझ आना चाहिए काम जो चल रहा है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। आप लोग देखेंगे ना पेपर में आई हुई समीकरण है ये क्लियर, तो ये आपको आनी चाहिए इक्वेशन, बहुत ही आराम से आप लोगों ने कर ली है। एक मैं और समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक इक्वेशन और देख लो, एक इक्वेशन हम लोग और करते हैं, I2 वाली कर लेते हैं। I2 प्लस शानदार HNO3। अब आयोडीन अ धातु है तो अ धातु से अम्ल बना दोगे, आयोडिक अम्ल HiO3, आयोडिक अम्ल HiO3, और जो शानदार HNO3 है वो NO2 बना देगा। अब I बराबर करो, पहले तो कितने 2 और यहाँ कितने 1, तो इसको 2 से गुना कर लिया। अब I 2 हो गए, क्लियर, 2 से गुना कर लिया। अब चेक करो N1 N1, क्लियर। अब I पे आवेश देखो, यहाँ I पे है 0 और यहाँ I पे है +5, और क्योंकि 2 I है तो एक I पे +5, दूसरे में +5, तो 10 हो गया, 10 हो गया, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ N पे +5 है, यहाँ N पे +4 है, एक का चेंज आया तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इधर 10 इलेक्ट्रॉन आए, इधर 1 इलेक्ट्रॉन आया, बराबर करने के लिए इसको 10 से गुना कर दिया, बराबर करने के इसको 10 से गुना कर दिया। अब H बच गए, तो इधर 10 H है, आप देख सकते हैं इधर 10 H है, 10 में से 2 तो यहाँ यूज हो गए, 2 तो यूज हो गए, पीछे बचे कितने 8, 8 बच गए, तो हम 4 H2O लगा दें। ये पूरी होगी इक्वेशन, आप देख सकते हैं आयोडीन वाली इक्वेशन में आपको दिखा देता हूँ, वहां 10 HNO3 आएंगे। आयोडीन प्लस 10 HNO3, 2 HiO3 प्लस 10 NO2 प्लस 4 H2। तो इस प्रकार इसका रट्टा नहीं लगेगा, बहुत आराम से आप लोगों ने ये समीकरण करनी है। तनु वाली एक बार ड्रॉप कर दें, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे अपने तनु वाली विक्रिया, जल्दी नहीं करनी किसी प्रकार की, समीकरण गलत नहीं होनी चाहिए। 1 नंबर का प्रश्न आता है, ये अभिक्रिया हमारी पेंडिंग है तनु वाली, ये हम कल डिस्कस करेंगे। शानदार वाली आपने करके देखनी है, 6 अभिक्रिया आपने वापिस, कॉपर वाली भी वापिस करके देखनी है, जिंक वाली वापिस कर, सारी वापिस करके देखनी है, जितनी मैंने करवाई है वो भी रिपीट करना। फिर इसमें तनु वाली विक्रिया रह जाएगी और भूरी वलय परीक्षण रह जाएगा ये, और फिर कल हम नई यूनिट यानी कि 16वीं फैमिली भी साथ में स्टार्ट कर देंगे।